Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start thermoregulation in animals. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लो लेवल के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भी देखा था और हाई लेवल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भी देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज़्म इन एनिमल्स देखेंगे कि कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं या बॉडी हीट को चेंज करते हैं। अब हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट गेन बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है और बॉडी से बाहर निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस। Temperature of an animal depends upon the rate of change of body heat, which in turn depends upon rate of heat production through metabolic process. अब बच्चों, अगर हीट गेन हो रही है या हीट लॉस हो रहा है तो इसमें फैक्टर क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एज यू नो, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिलीज़ होती है और जब एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो जब कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे तो उस वक्त हीट डेसिपेट करेगी, ठीक है। तो उस हीट को हम कहेंगे हीट लॉस, ठीक। और कुछ प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस, उनमें हीट गेन होती है। एंड द रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड द रेट ऑफ हीट लॉस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बच्चों किसको रेफर कर रहे हैं? एक्सटर्नल हीट गेन को और हीट लॉस को। अब हम लोग देखते हैं कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो एनिमल्स के दरमियान और इन्वायरमेंट के दरमियान कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस डायरेक्ट and reflected sunlight transfer heat into the animal। पहली बात हम क्या कर रहे हैं? इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस और फिर डायरेक्ट सनलाइट डिफरेंट रेडिएशंस का कम्बिनेशन है। इसमें एक विजिबल रेडिएशंस जो होती हैं विजिबल लाइट की सूरत में हमें नज़र आती हैं। इसके अलावा कई रेडिएशंस जो हैं वो मौजूद हैं सनलाइट में। अब हीट गेन किस सूरत में होता है? दो फॉर्म्स में, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन में और सनलाइट के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटसाइड, तो आउटसाइड एक रेडिएशंस होंगी जो कि आउटसाइड लेके जाएंगी और दूसरा इवेपोरेशन। ये दो प्रोसेसेस हैं जो हीट को आउटसाइड द एनवायरनमेंट ट्रांसफ़र करती हैं और इनसाइड कौन ट्रांसफ़र करता है? इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस और सनलाइट। ये थे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ बॉडी हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट गेन एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस। उसके बाद इसी बेस पे, ऑन द बेसिक ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस, हमने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को फेस करना होता है। जैसे डेजर्ट में मौजूद है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मौजूद है, इसके अलावा एक्वाटिक इन्वायरमेंट में मौजूद है, ठीक है। मॉडरेट अवेलेबिलिटी की जगह भी मौजूद हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी लाए जिनको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। विद इन दिस टॉपिक हम इन एडेप्टेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन की बेस पे ऑर्गेनिज्म को किन फॉर्म्स में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करते हैं पेकिलियोथर्म्स की। अब पेकिलियोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है। किससे? एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ अ एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। अब मीडियम दो हैं, एक एयर है और एक वाटर, जिनको फेस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही इनका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो पेकिलियोथर्म का इंटरनल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा।
अब इनके एग्जाम्पल्स में कौन से आते हैं? तमाम इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनको कंसिडर किया जाता है इस कैटेगरी में। ये बच्चों जो आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, ये अर्लियर नॉलेज था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो इस स्टेटमेंट से एग्रीड नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी देखी गई, दैट इज होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स क्या है? द अदर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे ही एयर के अंदर, वाटर के अंदर टेम्परेचर का चेंज आएगा, होम्योथर्म्स अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लें। होमो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर। हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं इंटरनल, एक हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल, तो ये दोनों अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। जैसा कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीप सी फिशेज मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कंस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग। अब हम क्या बात कर रहे हैं? डीप सी फिशेस की बात कर रहे हैं कि वो तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन हम लोगों ने उनमें किसको रखा है कि ये क्या है? पिकिलियोथर्म्स हैं। तो ये कंट्रोवर्सी आ गई जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसके अलावा लिजर्ड अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं। Lizards regulate their body temperature, and in contrast, numerous birds and mammals vary their body temperature. ठीक है, इसी तरह लिजर्ड अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, मैमल्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन है। Therefore, a more widely applicable temperature classification scheme is based on the source of heat production. ठीक है, इन्होंने पहले टेम्परेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की, लेकिन जैसे आपके साथ मैंने लिजर्ड को डिस्कस किया है, जैसे आपके साथ मैंने बर्ड्स को डिस्कस किया है, मैमल्स को डिस्कस किया। मैमल्स में जब हम हमिंग बर्ड्स और बैट्स की बात करते हैं तो ये तो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं भी करते और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रोवर्सी आ गई है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने मज़ीद वर्किंग की और ऑर्गेनिजम्स को मज़ीद कैटेगराइज्ड कर दिया इनटू 3 फॉर्म। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं? हीट प्रोडक्शन की सोर्स पे। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एक्टोथर्म को। एक्टोथर्म इज द टाइप विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। सबसे पहली बात क्या है? हीट एट लो लेवल, and that is also exchanged quickly with the environment, however absorb heat from their surrounding. अब इन्होंने पहली बात आपको बताई है कि मेटाबॉलिक हीट जो है लो लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। जब प्रोड्यूस हो जाती है तो अपने इन्वायरमेंट से क्विकली एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब बच्चों एक्टोथर्म में आप लोगों ने जो 3 बातें याद रखनी है, प्रोड्यूस हीट एट लो लेवल, फिर क्विकली उसको एक्सचेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और फिर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से। इनवर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये आपको सामने डायग्राम भी नज़र आ रही है जिसमें इनवर्टिब्रेट फिश मौजूद है, एम्फीबियन मौजूद है और रेप्टाइल मौजूद। अब बच्चों याद रखना है आपने, एक्टोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। एक्टोथर्म को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कि एंडोथर्म क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस एनिमल that generate their own body heat through heat production as a byproduct during metabolism or endoderm.
ये रिक्वायर्ड अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। और कब प्रोड्यूस करते हैं? जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। तो डेफिनेटली बच्चों, विद इन अ बॉडी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, तो ये जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट। हम एंडोडर्म के बारे में क्या कहते हैं, एंडोथर्म के बारे में क्या कहते हैं? जनरेट देयर ऑन बॉडी हीट। ठीक है, और फिर हीट प्रोड्यूस कब होती है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। इसमें आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं और फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब कुछ फिशेज हम पीछे भी डिस्कस कर, इनवर्टिब्रेट फिशेस, कुछ फिशेज इसके अंदर आ जाती हैं, इंक्लूडिंग मैन। हम लोग एंडोथर्म है। ठीक है, उसके बाद एंडोथर्म का जो दूसरा नाम है बच्चों, वार्म ब्लडेड। ठीक है, एंडोथर्म को हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हेट्रो। जहाँ पे भी बच्चों हेट्रो वर्ड डिस्कस होता है वो चेंज को रेफर करता है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। हेट्रो थर्ड कैटेगरी है। इसके अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट हीट प्रोडक्शन के फिनोमेनाज उनके पास होते हैं। अ थर्ड कैटेगरी इज हेट्रोथर्म इज those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their temperature within a narrow range। बच्चों ये क्या कह रहे हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं हीट प्रोडक्शन के, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये नैरो रेंज के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं रख सकते। हाउ? generate body heat during active periods but resemble ectotherms during the inactive times। अब दो केस है यहाँ पे। जब ये एक्टिव होंगे तो बॉडी हीट जनरेट करेंगे और जब इनएक्टिव होंगे तो बॉडी हीट जनरेट नहीं करते। ये दो फॉर्म्स हैं। जब हम हेट्रोथर्म, ये इन बिटवीन है, एंडोथर्म और एक्टोथर्म के जो दरमियान में ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज़ हेट्रोथर्म, जो कि बॉडी की हीट जनरेट भी करते हैं ड्यूरिंग द एक्टिव पीरियड और बॉडी की हीट जनरेट नहीं करते ड्यूरिंग द इनएक्टिव पीरियड। इसमें आपके पास हमिंग बर्ड आता है और बैट्स आते हैं, आपके सामने डायग्राम में मैंने शो किया है। उसके बाद बच्चों रेगुलेशन ऑफ हीट है ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्वेटिंग इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम लोग कुछ ऐसी एडेप्टेशंस पढ़ेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बात की है कि ऑर्गेनिज्म ने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एडेप्टेशंस करनी होती हैं, कुछ चेंजेस लाने होते हैं। जैसे आपको मैं नॉर्मल सी एग्जांपल देती हूँ। हम लोग दो सीजन्स को फेस करते हैं, एक विंटर सीज़न है, एक समर सीज़न है। तो ड्यूरिंग द समर सीज़न हम लोग प्रेफर करते हैं एसीज़ वाले रूम में बैठना, फैंस के पास बैठना, जहाँ पे हमें कोल्ड इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, इसी तरह हम लोग सर्दियों में हीटर के पास बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, हम लोग स्वेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि हम हीट डेसिपेशन को बचा सकें। ठीक है, अब जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेसिपेट कर जाएगी हमारी बॉडी से तो डेफिनेटली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर दे। इस वजह से हम स्वेटर्स पहनते हैं। मोस्टली हम जो है वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ताकि हमारी जो हीट है वो बाहर ना निकले। अब इसके थ्रू बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंसुलेशन एंड पीलेज। इंसुलेशन एंड पीलेज का बच्चों मतलब क्या है कि सबडर्मल फैटी लेयर के अंदर चेंज आता है। एक होती है एपिडर्मल, लेकिन सबडर्मल जो है वो एपिडर्मल लेयर से नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम सबडर्मल फैटी लेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसुलेशन एंड पीलेज का बच्चों फिनोमेना है ये बहुत लॉन्ग टर्म है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 2 साल का काम नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। तो पीलेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पीलेज इज़ अ कोट ऑफ मैमल कंसिस्टिंग ऑफ हेयर, फर, वूल और अदर सॉफ्ट कवरिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम बेयर स्किन। ठीक है, बेयर स्किन नहीं होती,
लेकिन उसके ऊपर एक कोट होता है, किस चीज़ का? हेयर का हो सकता है, फर का हो सकता है और वूल का हो सकता है। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है ये पॉन्टिंग है। अब पॉन्टिंग के प्रोसेस में स्वेट ग्लैंड्स और लंग्स ये मॉडिफाइड होते हैं, किसके लिए? पॉन्टिंग के प्रोसेस के लिए। ठीक। अब अगर हम डिस्कस करें बच्चों पॉन्टिंग को, तो पॉन्टिंग जो है ये डॉग्स के अंदर हमें नज़र आती है। पॉन्टिंग अ मेथड ऑफ कूलिंग used by many mammals, most birds and some reptiles, accomplished by means of the evaporation of water from internal body surface। कहाँ से हम पढ़ रहे हैं? इंटरनल बॉडी सरफेस से एवेपोरेशन ऑफ वाटर को पढ़ रहे हैं, किसके अंदर? विद इन अ पॉन्टिंग। एज द एनिमल बॉडी टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, पॉन्टिंग का प्रोसेस क्यों शुरू होता है? जैसे ही किसी भी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इट्स रिस्पायरेशन इंक्रीज शार्पली। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रिस्पायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। कूलिंग रिजल्ट फ्रॉम द एवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द नेजल पैसेज। ठीक है, अब कहाँ पे एवेपोरेशन हो रही है? नेजल पैसेज वे में, माउथ में, लंग्स में, और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड की एयर सैक्स में। यहाँ से पॉन्टिंग का प्रोसेस किया जाएगा। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एवेपोरेटिव कूलिंग, प्रेस्पिरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉन्टिंग एक्सपेंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर which must be replaced if the animal is to maintain effective heat regulation। अब बच्चों, water is most important component for all living organism। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। जब हम लोग बात करते हैं पॉन्टिंग की, तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पॉन्टिंग प्रोसेस रिलीज हो जाता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जब समर सीज़न होता है तो डॉग्स वगैरह अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं तेज़ी से। अब ये क्यों होता है? जल्दी 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 जल्दी, अब उसमें जब सांस लेते हैं तो उसके टाइम पीरियड कम हो जाता है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है विद इन अ मिनट वो ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट के अंदर वो 5 बार सांस लेता है, तो जब पॉन्टिंग का प्रोसेस हो रहा है तो वो 1 मिनट के अंदर 15 टाइम्स भी ले सकता है सांस। Ponding expend large amount of water which must be replaced if the animal is to maintain the effective heat regulation। तो जब एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा हीट को डेसिपेट कर रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना है और फिर पॉन्टिंग का प्रोसेस करेगा जो उसको कूलिंग इफेक्ट देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि पॉन्टिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं डॉग्स। दिस इज पीलेज। पहले मैंने आपको बताया फर होती है, वूल होती है, ये आपके पास पीलेज है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। These regulate blood flow to the skin, especially greater blood flow in the warmth to dissipate heat and lower in colds to economize heat। अब ब्लड फ्लो में इकोनोमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, और जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो हीट को डेसिपेट करने के लिए ब्लड फ्लो ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म ने इसके लिए अडेप्टेशन की। द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स कॉज प्लूमेज एंड फ्लफिंग। अडेप्टेशन क्या है? जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में पढ़ के आए हैं पॉन्टिंग। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर बच्चों देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली प्लूमेज एंड फ्लफिंग। प्लूमेज रेफर्स बोथ टू द लेयर ऑफ फीदर्स दैट कवर अ बर्ड एंड पैटर्न, कलर एंड अरेंजमेंट ऑफ दोज फीदर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? फीदर्स की, जिसने बर्ड्स को कवर किया हुआ है। हम उन जो पर लगे हुए हैं, फीदर्स लगे हुए हैं बर्ड के ऊपर। जैसे बच्चों देखें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है,
हमारे इन्वायरमेंट में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और वो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट को भी फेस कर रहे हैं। फिर हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे? फीदर्स का पैटर्न क्या है, फीदर्स का कलर क्या है और फीदर्स की अरेंजमेंट कैसे। द पैटर्न and colors of plumage differ between species and subspecies and may vary with the age, classes, sexes and season. ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं जी, जो अरेंजमेंट है ये डिफर करती है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफर करेगी, एज के थ्रू डिफर, एज क्लासेस के थ्रू डिफर करेगी, मेल और फीमेल में डिफर करेगी, ठीक है, और सीज़न के थ्रू भी डिफर करते हैं। कुछ हमारे पास जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर और वेदर की मॉडरेट अवेलेबिलिटी है उनके पास, यानी कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप होती है, वहाँ पे जो फीदर्स का पैटर्न है वो और होता है। अब जो बिल्कुल बर्फ़ वाले इलाकों में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे अरेंजमेंट और होगी। जो बिल्कुल डेजर्ट में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिशें होती ही नहीं हैं, वहाँ पे और अरेंजमेंट होगी। विद इन स्पीशीज देयर कैन बी डिफरेंट कलर मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी रेफर ही बच्चों करती है अपीयरेंस को, तो विद इन अ स्पीशी बी ऑर्गेनिज्म डिफर, जैसे हम इंसान हैं लेकिन हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, इसी तरह ड्यूरिंग द प्लूमेज फ्लफिंग भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज डन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस कूलिंग का आस करता है। उसके बाद बच्चों ये देखें प्लूमेज एंड फ्लफिंग, ये देखें परिंदों ने अपने पर खोले हुए हैं, अपने एयर सैक्स के अंदर एयर को फिल कर लेते हैं। ऐसे अक्सर आप लोगों ने बर्ड्स को देखा होगा, ऐसे बैठ के तो अपने परों को हिला रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लूमेज एंड फ्लफिंग। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं कुछ बिहेवियर के अंदर चेंज लाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बच्चों, परिंदे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये क्या है? बिहेवियर अडाप्टेशन। जहाँ पे उनको इन्वायरमेंट सूटेबल लगता है उसी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म मूव कर जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास माइग्रेशन है। दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ एनिमल टू एन एनवायरमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इज मिनिमल। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड स्क्वेरल्स मूव टू burrows इन मडी हीट एंड लिजर्ड बास्क इन द सन टू गेन हीट। अब क्या ग्राउंड स्क्वेरल्स होती हैं, मिट्टी ठंडी होती है एज यू नो बच्चों, तो ग्राउंड स्क्वेरल जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो वो अपनी बरोज़ में मूव कर जाती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा सर्दी में लिजर्ड पहाड़ियों पे चढ़ के बैठ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करते हैं। ये है माइग्रेशन। इसी तरह पोस्चर एडजस्टमेंट। Animal also control the amount of surface area available for heat exchange by adjusting their posture. बच्चों लिविंग थिंग्स में भी दो कैटेगरीज हैं, द मूवेबल लिविंग थिंग्स एंड द नॉन मूवेबल लिविंग थिंग्स। उनमें प्लांट्स आते हैं और मूवेबल लिविंग थिंग्स में एनिमल आते हैं। अब आप देखें सर्दियों में हम लोग प्रेफर करते हैं धूप पे खड़े होना, लेकिन गर्मियों में हम धूप पे नहीं खड़े होते, हम प्रेफर करते हैं क्योंकि शेड वाली प्लेस हो, शैडो हो जहाँ पे हम लोग खड़े हों। तो इसी तरह ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर। तो बिहेवियर एडाप्टेशन के अंदर हम एक माइग्रेशन को पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पोस्चर एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल में मैंने शो किया, ये देखें ग्राउंड स्क्वेरल जो है वो अपनी बिल में मौजूद है। इसके अलावा लिजर्ड जो हैं ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है, रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा है, एवेपोरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये बिहेवियर अडॉप्टेशंस है ऑर्गेनिज्म की, जिसके थ्रू वो हीट एक्सचेंज को मिनिमाइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे विद इन हायर वर्टिब्रेट्स। With this we have ended our today's lecture. Thank you very much.